आज हम 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लेक्चर यूनिट की समीक्षा कर रहे हैं। इस हफ्ते के लेक्चर्स में मैनेजमेंट के दो बहुत ही जरूरी मैदानों पर बात हुई। एक तो है कंपनी के अंदर का मैदान, जहां ग्रोथ, कंट्रोल और स्ट्रक्चर की जंग लड़ी जाती है। इसे समझने के लिए हम रॉबिनहुड की बहुत ही अनोखी केस स्टडी देखेंगे। और दूसरा है कंपनी के बाहर का मैदान, जहां एक बिजनेस समाज में अपनी जगह और अपनी जिम्मेदारी जीतने की कोशिश करता है। अरे वाह, मतलब एक मैनेजर की अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर लड़ाई। ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहले अंदर के मोर्चे की बात करते हैं। 25 जनवरी का सेशन रॉबिनहुड की केस स्टडी से शुरू हुआ। आप सुनने में ये किसी लोक कथा जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये लीडरशिप, ग्रोथ और स्ट्रेटजी पर एक जबरदस्त बिजनेस केस है। शुरू में रॉबिनहुड का एक छोटा, बहुत ही अनुशासित बैंड था। उनका मकसद एकदम साफ था। हाँ, मतलब शुरुआत में सब कुछ एकदम सेट था। छोटा सा ग्रुप, सब लोग डिसिप्लिन में, और एक साफ मिशन, अमीरों से लो और गरीबों में बांटो। सब बढ़िया चल रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वही हुआ जो कई सफल स्टार्टअप्स के साथ होता है। वो मशहूर हो गए और जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी, बैंड का साइज मतलब बहुत बड़ा हो गया और यहीं से समस्याएं शुरू हुई। अच्छा। इसी को हम क्लासिक ग्रोथ पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब ग्रोथ ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने लगती है। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई, खाने पीने का संकट होने लगा, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और शेरिफ भी तो ज्यादा ताकतवर हो रहा था ना? हाँ, ठीक उसी समय शेरिफ भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। ये तो हमने कई नई कंपनियों में देखा है। वो लोग हायरिंग पर इतना फोकस करते हैं कि एक दिन फाउंडर को रॉबिनहुड की तरह ही महसूस होता है कि अरे, हम तो अपनी आधी टीम को पहचानते भी नहीं हैं। अनुशासन की तो बात ही छोड़ दीजिए। नए लोग तो बस बैठकर मौज मस्ती में लगे रहते थे, काम पर ध्यान ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक मैनेजर के नजरिए से देखें तो कई सिम्टम्स या लक्षण साफ दिखाई देते हैं। जैसे कोई संगठन अंदर से बीमार पड़ रहा हो, रिसोर्स की कमी, अनुशासनहीनता, लीडरशिप का कंट्रोल खत्म होना और सबसे बड़ी बात, बदलाव का विरोध। लोग नए तरीकों को अपनाने को तैयार ही नहीं थे। और वो एचआर पॉलिसी का क्या? किसी को भी भर्ती कर लेते थे। हाँ, उनकी एचआर पॉलिसी तो एकदम ही खराब थी। किसी को भी बिना किसी स्क्रीनिंग या ट्रेनिंग के भर्ती कर लिया जाता था और सारे फैसले सिर्फ रॉबिनहुड लेता था, यानी पावर का पूरा सेंट्रलाइजेशन। तो ये सब तो बीमारी के लक्षण थे, पर असली जड़ क्या थी? डॉक्टर सिर्फ बुखार की गोली तो नहीं दे सकता ना, उसे बीमारी की जड़ तक तो पहुंचना ही होगा। और वो जड़ थी एक स्पष्ट मिशन की कमी। संगठन को यही नहीं पता था कि हम असल में किस बिजनेस में हैं। उनका मकसद लगातार बदल रहा था। अच्छा, कैसे? देखिए, शुरुआत हुई शेरिफ से, पर्सनल वेंडेटा यानी व्यक्तिगत दुश्मनी से। फिर ये बैंडिटरी फिलैंथ्रोपी बन गया, मतलब अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने का काम। और आखिर में वो एक न्यू सोशल ऑर्डर बनाने की सोचने लगे, जो कि एक तरह का राजनीतिक आंदोलन था। सही पकड़े हैं। मतलब उन्हें खुद ही पक्का पता नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। जब मिशन ही इतना कंफ्यूज्ड हो, तो फिर मैनेजमेंट के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो तो फेल होंगे ही। बिल्कुल। यहीं पर मैनेजमेंट के क्लासिक फंक्शंस, जिन्हें एक्सपर्ट्स POSDCORB कहते हैं, पूरी तरह से बिखर रहे थे। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब कुछ गड़बड़ा गया था। न कोई साफ प्लान था, न ऑर्गेनाइजेशन में कोई दम था, और स्टाफिंग तो कंट्रोल से बाहर ही थी। तो जब रॉबिनहुड का बैंड एक छोटे स्टार्टअप जैसे एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर एक बड़ा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो वो इस स्टेज पर फंस गए। इसका समाधान क्या था? क्या उन्हें सब कुछ बंद कर देना चाहिए था? संगठन के स्ट्रक्चर को बदलना, उन्हें डिविजनल स्ट्रक्चर को अपनाना था। इसका मतलब है उस एक बड़े सेंट्रलाइज्ड बैंड को छोटी छोटी टीमों में तोड़कर अलग अलग जंगलों में भेज देना। जैसे एक शेफील्ड फॉरेस्ट डिवीजन, एक आयरलैंड फॉरेस्ट डिवीजन, और हर डिवीजन का अपना एक लोकल लीडर। अच्छा, मतलब एक ही बड़ी दुकान चलाने के बजाय अलग अलग शहरों में छोटी छोटी ब्रांच खोल दो। लेकिन क्या इससे अपनी दिक्कतें खड़ी नहीं हो जाती? जैसे ब्रांड की इमेज खराब होने का खतरा, या अलग अलग टीमें आपस में ही लड़ने लगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। रिस्क तो जरूर था, लेकिन उस समय उनकी सबसे बड़ी समस्याएं थी साइज और कंट्रोल की। डिविजनल स्ट्रक्चर से वो समस्या सीधे सीधे हल हो जाती। हर डिवीजन अपने एरिया के लिए जिम्मेदार होता। और राजनीतिक तौर पर भी फायदा होता। हाँ, राजनीतिक तौर पर भी अलग अलग जगहों पर उनकी मौजूदगी उन्हें बैरन्स के साथ गठबंधन करने के लिए ज्यादा ताकतवर बनाती है।
तो इस केस से मुख्य सीख ये है कि ये डाकुओं के बारे में नहीं है, बल्कि किसी भी बढ़ते हुए संगठन के जीवन चक्र के बारे में है और कैसे समय के साथ उसकी संरचना और रणनीति को बदलना ही पड़ता है। तो रॉबिनहुड का केस हमें दिखाता है कि एक संगठन को जिंदा रहने के लिए अपनी अंदरूनी संरचना को कैसे विकसित करना पड़ता है। लेकिन आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ अंदरूनी चुनौतियों की नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो संगठन का बाहरी दुनिया के साथ रिश्ता संभालने की है। और ये हमें 31 जनवरी के लेक्चर पर बिल्कुल सटीक तरीके से ले आता है, जहां बिजनेस की समाज के प्रति जिम्मेदारी पर बात हुई। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, ये आज के समय का बहुत ही जरूरी विषय है। इसकी शुरुआत 2 बहुत ही पॉजिटिव उदाहरणों से हुई, पैटागोनिया और यूनिलीवर। पैटागोनिया जो आउटडोर कपड़े बनाती है, उनका मिशन स्टेटमेंट ही कमाल का है। हम अपने ग्रह को बचाने के लिए बिजनेस में है। मैंने जब पहली बार ये केस स्टडी पढ़ी, मैं हैरान रह गई थी। 2011 में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फुल पेज विज्ञापन दिया। विज्ञापन? हाँ, और उसका स्लोगन था, ये जैकेट मत खरीदो। सोचिए, एक कंपनी लोगों से कह रही है कि उसका प्रोडक्ट ना खरीदें। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। कोई अपनी बिक्री क्यों कम करना चाहेगा भला? उनका मकसद था लोगों को सोच समझकर खरीदारी करने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे पर्यावरण पर बोझ कम करें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। नतीजा क्या हुआ पता है? क्या हुआ? अगले साल पैटागोनिया की बिक्री 30% बढ़ गई। कमाल है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये वाकई में सस्टेनेबिलिटी के लिए था, या फिर ये रिवर्स साइकोलॉजी मार्केटिंग का एक मास्टर क्लास था? मकसद और मार्केटिंग के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। ये बहस का मुद्दा तो है, लेकिन उनके एक्शंस उनके शब्दों का साथ देते हैं। वे अपने मुनाफे का 1% पर्यावरण के लिए दान करते हैं। दूसरा उदाहरण यूनिलीवर का था। उनके CEO पॉल पोलमैन ने 2010 में सस्टेनेबल लिविंग प्लान लॉन्च किया। उन्होंने अपने ब्रांड्स के मकसद को समाज की भलाई से जोड़ा। अच्छा, जैसे लाइफ बॉय का आपने बताया था। हाँ बिल्कुल, जैसे लाइफ बॉय का मकसद सिर्फ साबुन बेचना नहीं, बल्कि हाथ धोने की आदत डालकर जानें बचाना है। और नतीजा ये हुआ कि उनके सस्टेनेबल ब्रांड्स बाकी ब्रांड्स की तुलना में 46% तेजी से बढ़े। इसी को ट्रिपल बॉटम लाइन कहते हैं ना? एग्जैक्टली। पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। मतलब लोग भी खुश, पर्यावरण भी सुरक्षित और मुनाफा भी हो रहा है। वाह, लाइफ बॉय हाथ धुलवाकर बीमारी भगा रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा रहा है। तीनों की जीत। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका सबसे भयानक उदाहरण है 1984 की यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस त्रासदी, जहां कंपनी ने अपनी कानूनी, नैतिक और सामाजिक सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। हजारों लोग मारे गए और कंपनी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वो तो एक कभी ना भरने वाला घाव है। आज भी लोग उसका असर झेल रहे हैं। इन जिम्मेदारियों को ठीक से समझने के लिए लेक्चर में कैरल CSR पिरामिड का जिक्र हुआ। इसके 4 स्तर हैं, एक के ऊपर एक। सबसे नीचे है इकोनॉमिक जिम्मेदारी, यानी मुनाफा कमाना। इसके बिना तो कंपनी चलेगी ही नहीं। हाँ, ये तो बुनियाद है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक पिरामिड एक कंपनी के लिए मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जैसा है। सबसे पहले आपको खाना चाहिए, यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट। फिर आपको सुरक्षा चाहिए, यानी लीगल जिम्मेदारियों को पूरा करना। बिल्कुल, कानून का पालन करना, जैसे टाटा मोटर्स का BS6 नॉर्म्स का पालन करना। पिरामिड में इसके ऊपर आता है एथिकल जिम्मेदारी, यानी वो काम करना जो सही है, भले ही कानून आपको मजबूर ना करे। और सबसे ऊपर है फिलैंथ्रोपिक जिम्मेदारी, यानी समाज की भलाई के लिए दान देना। वैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन करता है। तो ये 4 सीढ़ियां हैं। आप समाज सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने कर्मचारियों को वेतन देने में सक्षम न हो। हाँ, इसी संदर्भ में तनिष्क के उस विज्ञापन की भी चर्चा हुई, जिसे विवाद के बाद वापस ले लिया गया था। ये एक मैनेजर के लिए क्लासिक दुविधा को दिखाता है। हाय दैया, ये तो बड़ी दुविधा है। एक तरफ सामाजिक जिम्मेदारी, यानी एकता का संदेश देना, और दूसरी तरफ बाजार की जिम्मेदारी, यानी विवाद से बचकर बिक्री बनाए रखना। वो तनिष्क का मामला एक मैनेजर के लिए सच में एक तूफान जैसा है। ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छी नीयत रखना ही काफी नहीं है। आपको सामाजिक माहौल को बहुत सावधानी से समझना पड़ता है। यहीं पर मैनेजर के लिए अपने बिजनेस के वातावरण के विभिन्न स्तरों को समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला है माइक्रो लेवल, यानी फर्म के अंदर का माहौल, कर्मचारी, सप्लायर, कस्टमर। दूसरा है मेसो लेवल, यानी आपकी इंडस्ट्री। और तीसरा सबसे मुश्किल है मैक्रो लेवल,
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ताकतें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तनिष्क ने शायद इसी मैक्रो वातावरण को आंकने में गलती की। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि माइक्रो मेरा अपना घर है जिस पर मेरा कंट्रोल है, मेसो मेरा मोहल्ला है जहां पड़ोसियों का भी असर होता है, और मैक्रो पूरे शहर का मौसम और ट्रैफिक है जिसका मुझ पर असर तो होता है पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या बढ़िया एनालॉजी है, एकदम सटीक। लेक्चर में एक फ्रेमवर्क भी दिया गया कि मैनेजर को इस वातावरण का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। इवेंट्स यानी घटनाएं, उनसे इश्यूज यानी मुद्दे पैदा होते हैं, इन मुद्दों से ट्रेंड्स यानी रुझान बनते हैं, और ये ट्रेंड्स हितधारकों की नई एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं तय करते हैं। आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड तो सस्टेनेबिलिटी ही है। बिल्कुल। जैसे कि इवेंट है क्लाइमेट चेंज, उससे इशू बना प्रदूषण का, तो ट्रेंड चला ग्रीन टेक्नोलॉजी का, और अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि गाड़ी धुआं ना छोड़े। देखिए, टाटा कमिंस वही तो कर रहा है, हाइड्रोजन इंजन बनाकर। बिल्कुल सही। लेक्चर में टाटा कमिंस का उदाहरण आया जहां में डेस्टिनेशन जीरो यानी 2050 तक जीरो एमिशन के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन इंजन, सोलर पैनल, पानी आधारित पेंट का इस्तेमाल, जीरो डिस्चार्ज प्लांट, ये सब क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, बल्कि मुनाफा कमाते हुए समाज और पर्यावरण के लिए भी वैल्यू बना रहे हैं। तो इन दो लेक्चर्स के मुख्य टेक्निकल कीवर्ड्स को अगर हम एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर आती है। हाँ, जरूर देखते हैं। 25 जनवरी से हमने सीखा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ स्टेजेस, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, और वो मैनेजरियल फंक्शंस के लिए POSD कॉर्प। करेक्ट। और 31 जनवरी से हमने समझा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरल CSR पिरामिड, ट्रिपल बॉटम लाइन, बिजनेस वातावरण के स्तर यानी माइक्रो, मेसो, मैक्रो, और क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू। वाह, लल्लू की अम्मा इस सब बातों को एक साथ जोड़कर देखे तो दिमाग की बत्ती जल जाती है। रॉबिनहुड की कहानी ने सिखाया कि संगठन का ढांचा उसके मिशन का आईना होता है। अगर मिशन ही साफ ना हो तो ढांचा बिखर जाएगा। और आज के जमाने में पैटागोनिया और यूनिलीवर जैसी कंपनियां दिखा रही हैं कि मिशन सिर्फ मुनाफे से आगे बढ़कर सामाजिक जिम्मेदारी तक जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब बिजनेस चलाना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उसे समाज के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना है। और यही हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर किसी संगठन का मिशन और उसका ढांचा अब शेयर्ड वैल्यू बनाने पर आधारित होना चाहिए, तो उस पुराने मैनेजरियल मॉडल का क्या होगा जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पे ध्यान देता था? क्या वो मॉडल पूरी तरह से प्रासंगिक हो गया है? और भविष्य का मैनेजर असल में कैसा दिखेगा, जिसे इन दोनों मैदानों, अंदरूनी और बाहरी पर एक साथ जीत हासिल करनी होगी?